Hi everyone, so today we are going to do part number 2 of your chapter, that is the age of industrialization, which is hand labor and steam power. So in this lecture we will be completing part 2. So without a further ado, let's get started. In the Victorian brain, there was no shortage of human labor. Poor peasants and vagrants moved into cities into large number in search of jobs, waiting for work, as you will know that when there is plenty of labor, wages are low. So industries had no problem of labor shortage or high wages cost. They did not want to introduce machines that get rid of human labor and require large capital investment. Victorian brain मतलब time period of क्वीन विक्टोरिया। जब तक आपकी क्वीन विक्टोरिया रूल कर रही थी ब्रिटेन को, तब तक हम उसको विक्टोरियन ब्रिटेन कहते हैं। अभी कहते हैं जब विक्टोरियन ब्रिटेन था, वहाँ पे कोई भी शॉर्टेज नहीं थी ह्यूमन लेबर की। जो पीसेंट्स थे और कोई भी वैग्रेंट था, वो सिटीज़ में आ रहे थे लार्ज नंबर पे कि उनको जॉब मिल जाए, और वो वेट कर रहे थे वर्क के लिए। जब वहाँ पे प्लेंटी ऑफ लेबर हो तो वेजेस लो हो जाते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी शॉर्टेज या फिर लेबर की, और हाई वेज कॉस्ट भी नहीं थी। तो वो मशीन इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे क्योंकि उसकी वजह से उनको रेड होना पड़ेगा ह्यूमन लेबर के, और लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगी। जब तक आपके पास इन मैनी इंडस्ट्रीज द डिमांड ऑफ लेबर वॉज सीजनल। Gas works and breweries essentially by these cold months. So they needed more workers to meet their peak demand. Bookbinders and printers catering to Christmas demand too needed extra hands before December. At the waterfront, winter was the time that ships were repaired and scrubbed up. In all such industries where production fluctuated with the season, industries usually preferred hand labor employing workers for season. अब देखो, जो डिमांड थी लेबर की वो सीजनल थी। जो गैस वर्क्स और ब्यूरीज थी वो सिर्फ ठंडे मंथ्स में ही चलती थी, दिसंबर जनवरी फरवरी में। तो उनको वो ज़्यादा वर्कर कब चाहिए? जब डिमांड ज़्यादा होगी। और जो बुक बाइंडर्स हैं और प्रिंटर्स हैं वो क्रिसमस डिमांड को केटर करते थे, तो उनको भी बिफोर दिसंबर ये आपका एक्स्ट्रा हैंड्स चाहिए। तो जो वाटर फ्रंट्स हैं, विंटर क्या था? टाइम था जिसमें शिप्स रिपेयर होती थी, स्क्रब्ड होती थी। जो ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे प्रोडक्शन क्या फ्लक्चुएट होते हैं, मतलब बदल जाती है सीजन की वजह से, कभी कम कभी ज़्यादा। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है इस वजह से ह्यूमन लेबर प्रेफर करते थे एंड एम्प्लॉय करते थे वर्कर फॉर अ सीज़न। अभी पिक्चर इसमें दिखाया गया, जो पीपल हैं वो वर्क की सर्च में मूव करते हैं, जो कि लंदन न्यूज़ में दिखाया गया था 1879 में। जो सम पीपल वर ऑलवेज ऑन द मूव सेलिंग स्मॉल गुड्स एंड लुकिंग फॉर टेम्पररी वर्क। कुछ लोग हमेशा ही मूव करते रहते थे। क्यों? पहले तो वो स्मॉल गुड्स सेल करते थे, दूसरा टेम्पररी वर्क ढूंढते थे। A range of products could be produced only with hand labor. Machines were oriented to producing uniform, standardized goods for mass market, but the demand in the market was often for the goods which indicate designs in specific shapes. अब देखो, जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट तभी बना जा सकते हैं जब आपके पास हैंड लेबर हो। अगर आप मशीन से कुछ भी बनाओगे तो सब कुछ यूनिफॉर्म बनेगा और स्टैंडर्डाइज गुड्स बनेंगे ज़्यादा बड़े मार्केट के लिए। जो डिमांड है मार्केट में वो ऑफन उन गुड के लिए थी जिनका अलग डिज़ाइन था और अलग शेप थी। मिड 19th सेंचुरी में ब्रिटेन के पास 500 वेराइटीज़ ऑफ हैमर्स थी
और 45 काइंड्स ऑफ एक्सेस थी। 500 हैमर और 45 एक्सेस। और इनको बनाने के लिए क्या चाहिए था? ह्यूमन स्किल चाहिए थी, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी नहीं। And in Victorian Britain, the upper class aristocrats and the bourgeoisie preferred things produced by hand. Handmade products came to symbolize refinement and class. They were better finished, individually produced, and carefully designed. Machine made goods were for exports to the colonies. जो विक्टोरियन ब्रिटेन है, अपर क्लास होगी, अरिस्टोक्रेट हो गए, बर्गरीज होगी, उनको क्या था, जो हाथ से बने प्रोडक्ट्स थे वो ज़्यादा प्रेफरेबल थे, क्योंकि जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं वो रिफाइनमेंट और क्लास को रिप्रेजेंट करते थे। उनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी, इंडिविजुअली प्रोड्यूस होते थे और केयरफुली डिज़ाइन होते थे। जो मशीन मेड गुड्स हैं वो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए होते थे कॉलोनीज़ में। In countries with the labor shortage, industries were keen on using mechanical power, so the need for human labor can be minimized. And this was the case in 19th century America. Britain, however, had no problem hiring human hands. अब देखो, जहाँ पे लेबर शॉर्टेज है वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट मैकेनिकल पावर को यूज़ करने के लिए उत्साहित थे। उनको ह्यूमन लेबर को कम करना था क्योंकि है ही शॉर्टेज लेबर की। तो इस केस में 19th सेंचुरी में अमेरिका था, जो ब्रिटेन था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये प्रॉब्लम कहाँ थी? अमेरिका में थी, ब्रिटेन में नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीप अच्छी लेबर वहाँ पे थी। अब लाइफ ऑफ वर्कर्स, अबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ वर्कर। बहुत ज़्यादा लेबर आ गई मार्केट में, जिसने वर्कर की लाइफ को बहुत इफेक्ट किया। एज न्यूज़ ऑफ पॉसिबल जॉब्स ट्रेवल टू कंट्री साइड, हंड्रेड्स टेम्पर टू द सिटीज़। जैसे ही आपकी न्यूज़ पहुंची कंट्री साइड में कि जॉब्स मिल रही हैं, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल के आगे सिटीज़ में आ गए। द एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब डिपेंडेड ऑन एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिलेशंस. If you had a relative or a friend in a factory, you were likely to get a job quickly. But not everyone had social connections. Many job seekers had to wait weeks, spend nights under bridges. देखो, अब यहाँ पे क्या है, जॉब मिलना इतना भी आसान नहीं था। अगर तुम्हारे पास कोई भी एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, चाहे दोस्ती का हो चाहे कोई रिश्तेदारी का हो, तो तुम्हें जॉब मिलना जॉब जल्दी मिल सकती है। बट सभी के तो ये कनेक्शन होते नहीं हैं। तो ये जॉब सीकर थे, उनको हफ्तों तक वेट करना पड़ा था, स्पेंड करनी पड़ती थी अपनी नाइट्स ब्रिजेस के अंदर। अभी ये समुद्र क्रीड है, आपको पिक्चर दी हुई है, इसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं। वर्कर्स आयरन वर्क में काम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड की है, विलियम बेल स्कॉट ने बनाई है और 1861 में बनाई है। जो लेट 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट थे, उन्होंने आइडलाइज किया वर्कर्स को, शो की उनकी हार्डशिप और पेन फॉर द कॉज ऑफ नेशन। और उन्होंने नाइट गुजारी शेल्टर्स में। दे स्टेड इन नाइट रेफ्यूजीज वर सेट अप बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। दे वेंट टू द कैजुअल वर मेंटेन्ड बाय पुअर लॉ अथॉरिटीज़। वो नाइट रेफ्यूजीज में रहे जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल ने सेटअप की थी। कुछ लोग कैजुअल वार्ड्स में चले गए जो कि पुअर लॉ अथॉरिटीज़ चला रही थी। Seasonality of work in many countries means prolonged period without work. After the busy season was over, poor were on the streets again. Some returned to the countryside after the winter. When the demand for labor in rural areas suffered every place. But most looked for odd jobs which till the mid-19th centuries were difficult to find. जबकि सीजनैलिटी है वर्क की, वो क्या थी? वो उसका मतलब क्या था कि बहुत ज़्यादा टाइम तुम्हें बिना काम के रहना पड़ेगा।
जब तक हमारा विंटर का बीसी सीज़न चल रहा था तब तो उधर ठीक था, बट जब वो ओवर हो गया तो गरीब तो फिर सड़कों पे आ गए। जो कंट्री साइड हैं, कुछ तो कंट्री साइड वापस चले गए जहाँ पे डिमांड ऑफ लेबर इन द रूरल एरिया ज़्यादा हो गई। बट मोस्ट ऑफ देम क्या देखते थे, और जॉब्स देखते थे जिनकी कोई भी फिक्स सैलरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट मिड 19th सेंचुरी में ये ऑड जॉब्स फाइंड करना बहुत डिफ़िकल्ट था। Wages increased somewhat in early 19th century, but they tell us little about the welfare of workers. The average figures hide the variation between trades and the fluctuation from year to year. चाहे वेजेस हमारे अर्ली 19th सेंचुरी में बढ़ गए, बट वेलफेयर के बारे में हमें वर्कर्स का पता नहीं लगा। जो एवरेज फिगर थे उन्होंने वेरिएशन हाइड कर ली कि ट्रेड और फ्लक्चुएशन कितनी है ईयर टू ईयर। For instance, when the price rose sharply during the prolonged Napoleonic War, the real value of workers earned fell significantly since the same wages could now buy fewer items. अब देखो, नेपोलियनिक वॉर जब चल रही थी प्रोलॉन्ग ज़्यादा टाइम के लिए, तो जो वर्कर्स की अर्निंग है वो फेल होगी सिग्निफिकेंटली। जो रियल वैल्यू, वेजेस नहीं कम हुए बट जो उसकी मनी है उसकी वैल्यू कम होगी। तो अब वही सेम वेज कम चीज़ें बाय कर सकते हैं। Moreover, the income of the worker depended not on the wage rate alone. What was the most critical was the period of employment. The number of days of work determined the daily average income of workers. At the best of the times, till the mid 19th century, about 10% of the urban population was extremely poor. In periods of economic slump like the 1830s, the proportion of employed went up anything between 35 and 75% in different region। अब देखो, अब सिर्फ इनकम वेज रेट पे नहीं रहेगी, वो कहाँ पे रहेगी कि कौन से पीरियड में आपकी एम्प्लॉयमेंट है, कितने डेज आप काम कर रहे हो। जो मिड 19th सेंचुरी में थे 10% ऑफ जो अर्बन पॉपुलेशन है वो एक्सट्रीमली पुअर थी। इन द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक स्लम्प 1830s में जो प्रोपोर्शन है अनएम्प्लॉयमेंट का वो 35 से लेके 75% तक पर चला गया डिफरेंट रीजन्स में। द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेक वर्कर्स हॉस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब जब हमारी फियर हो गया कि उनको हमारी अनएम्प्लॉयमेंट ना हो जाए, तो वो किसके लिए हॉस्टाइल हो गए, न्यू टेक्नोलॉजी के। अब यहाँ पे देखो, ये स्पिनिंग जेनी है, स्पिंडल्स होते हैं और इसमें स्पिंडल्स होते हैं। जो स्पिनिंग जेनी थी, टी निकोलसन ने ये पेंटिंग बनाई थी 1835 में। नोटिस द नंबर ऑफ स्पिंडल्स जो कि विद वन व्हील बनाए गए थे। कितने हैं ये देखो, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। तो जब हमने पहले देखा था जो प्रोडक्शन हुई थी उससे तो ये काफ़ी ज़्यादा है, तो वही तो इनको डर लगा। और स्पिनिंग जेनी डिवाइस की गई है जेम्स हार्गरस ने इन 1764 सॉरी। दिस मशीन स्पीडेड अप द स्पिनिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस लेबर डिमांड। स्पिनिंग प्रोसेस को इंक्रीज कर दिया पर लेबर डिमांड कम कर दी। By turning one single wheel, a worker could set in the motion of number of spindles and spin several threads at the same time. अब सिंगल व्हील टर्न करके एक वर्कर मोशन ऑफ नंबर ऑफ स्पिंडल्स और स्पिन्स को spin several threads at same time. When the spinning jenny was introduced in the woolen industry, women who survived on the hand spinning began attacking the new machines. The conflict over the introduction of the jenny continued for a long time. जब वुलन इंडस्ट्री में स्पिनिंग जेनी इंट्रोड्यूस की, जो वुमेंस थी जो हैंड स्पिनिंग करके अपना घर चला रही थी, उन्होंने न्यू मशीन्स को अटैक कर दिया।
जो ये कन्फ्लिक्ट था इंट्रोडक्शन करने का जेनी का, वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहा. After the 1840s, the building activity intensified in cities opening up gathers greater opportunities of employment. Roads were widened, new railway stations came up, railway lines were extended, tunnels dug, drainage and were laid, river embanked. The number of workers employed in the transport industry doubled in 1840s. 1840s के बाद जो बिल्डिंग एक्टिविटी हैं वो ज़्यादा होगी सिटीज़ में, ग्रेटर अपॉर्चुनिटी मिलने लगी एम्प्लॉयमेंट की. जो रोड्स हैं वो वाइड कर दिए गए, रेलवे स्टेशन है वो आ गए, रेलवे लाइन एक्सटेंड होगी, टनल डग्स होगी, ड्रेनेज और सूड ले कर दिए गए और लीवर को एम्बैंक्ड कर दिया गया. जो वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर जो एम्प्लॉयड थे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में वो डबल हो गए 1840s में एंड डबल्ड अगेन इन 30 ईयर्स. 1848 में डबल हो गए और फिर अगले 30 सालों में फिर से डबल हो गए. अब यहाँ पे ये देखो, a shallow underground railway being constructed in central London. Illustrated Times 1868. From the 1850s, railway station began setting up in all over London. 1850 से रेलवे स्टेशन बनने लगे लंदन में. This meant that a large number of workers take tunnels. Large number of the workers were duggled. tin करते थे, wrecked timber, scaffolding, do the brick and iron work. Job seeker moves from one construction site to another. So with this, we have completed your second part. Hope you like the video. Thanks for watching. मिलते हैं आपके इस चैप्टर के थर्ड पार्ट के लिए.